Hello students, this video lecture is beneficial for BCA 5th semester. Subject is data communication and networking, and our topic today is congestion control and its algorithm. What is congestion? Congestion is a problem in packet switched network. जब नेटवर्क पे लोड ज़्यादा हो और जो आपके जो राउटर्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो तो फिर जो ओवरक्राउडिंग हो जाती है उसको हम कंजेशन बोलते हैं। हर एक जो राउटर है, इंटरमीडिएट जो राउटर्स होते हैं, जैसे हमने ये राउटर बनाए या स्विचेस आप इसको बोल सकते हो, ये हमने राउटर्स बनाए। यहाँ पे आपका सेंडर है, सेंडर डाटा सेंड करता है इस राउटर को, फिर इस राउटर पे चला गया, फिर डाटा मान लो फिर इस राउटर पे चला गया और फिर ये रिसीवर तक पहुंच गया। अगर सेंडर एक बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ सेंड करेगा और जितने की इस राउटर की कैपेसिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे इसकी सीपीयू स्पीड, इसकी बैंडविड्थ और इसके बफर, अगर इसका इनपुट क्यू भर जाता है, यानी कि इसकी मेमोरी इतनी सफिशिएंट नहीं है उस डाटा को होल्ड कर सके और वो आगे उसको फॉरवर्ड कर सके, तो फिर वहां पे क्या हो जाती है, कंजेशन हो जाता है। मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हो जाना नेटवर्क पे, और यहाँ पे हम इसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंजेशन कंट्रोल एंड इट्स एल्गोरिथम। इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स ऐसी है हमारे पास जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इस डायग्राम में देखो, एक है हमारे पास, एक साइड नेटवर्क थ्रूपुट और एक साइड है पैकेट सेंट। कितने पैकेट हम भेजते हैं और कितने पैकेट डिलीवर होते हैं। तो नेटवर्क थ्रूपुट का मतलब है कि जो सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर से रिसीवर तक कितना सक्सेसफुली हमारे पैकेट्स पहुंचते हैं। ये तो हो गया आपका नेटवर्क थ्रूपुट। और हमने पैकेट यहाँ से देखो, इसमें तो कोई कंजेशन नहीं है, पैकेट जितने भेजे जा रहे हैं उतने ही डिलीवर हो रहे हैं, तो हमारा जो थ्रूपुट है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे मिल्ड कंजेशन, थोड़ी सी कंजेशन हुई, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके जो राउटर्स हैं वो वहाँ पे रुके हुए हैं एक तरह से, जैसे नैरो रोड पे जैसे हम ट्रैफिक जैम हो जाता है ना, नैरो रोड पे ट्रैफिक जैम की जो सिचुएशन आ जाती है, तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे है कि जो राउटर्स हैं उसको आगे भेज नहीं पाते हैं, उसके जो बफर है वो पूरे भरे हुए हैं, सीपीयू की स्पीड कम है, बहुत सारे रीजंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कंजेशन होती है। तो यहाँ पे अगर तो थोड़ी कंजेशन है तो फिर थोड़ी देर तो वो सही, 1 मिली सेकेंड के लिए तो वो सही वर्क कर सकता है, लेकिन अगर वो कंजेशन बढ़ती जाती है तो फिर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब ट्रैफिक, तो इसकी जो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, बिल्कुल परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाती है और कोई भी पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। और अगर हम इसको यहाँ पे कंट्रोल कर लें इस कंजेशन को, तो फिर हमारा जो थ्रूपुट है वो ऊपर की तरफ ही जाता है ग्राफ। तो ये तो है आपके कि कंजेशन होती क्या है। कंजेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क में। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क में डाटा कैसे भेजा जाता है, पैकेट्स कैसे भेजे जाते हैं, वो दो तरीके से हम भेज सकते हैं। एक है डाटाग्राम सर्विस और एक है वर्चुअल सर्किट। पैकेट स्विच नेटवर्क में जो लॉन्ग मैसेजेस हैं उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका 100 बाइट का डाटा आप भेजना चाहते हो, बट जो राउटर्स हैं वो इंटरमीडिएट जो नोड्स हैं हमारी, जैसे ये रिसीवर है आपका, ये इंटरमीडिएट नोड है, ये इंटरमीडिएट नोड है, तो इंटरमीडिएट नोड के पास जो सीपीयू की स्पीड है, बैंडविड्थ है और उसके जो बफर्स हैं वो 100 बाइट के डाटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल था ये कि नहीं कर सकती। अब हमने क्या किया, इसको 20 बाइट के 5 पैकेट छोटे बना लिए जो कि ट्रेवल कर सकते हैं बहुत इजीली सेंडर से रिसीवर तक। और हर एक जो पैकेट है, 5 पैकेट है, हर एक पैकेट
के साथ एक हेडर होता है, उसकी हेडर, और एक होता है आपका पेलोड। पेलोड का मतलब है कि जो एक्चुअल डाटा है हमारा 20 बाइट का जो डाटा है, और हेडर का मतलब है कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और कंट्रोल बिट्स इसके साथ जो होती है, और इसके साथ आपकी जो विंडो का साइज है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इसी डाटा के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हेडर में होती है। तो यहाँ पे डाटाग्राम सर्विस में क्या होता है, जितने भी पैकेट्स हैं पांचों, अगर ए भेजना चाहता है पांचों पैकेट्स को, जैसे ये पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा, चौथा और पांचवा पैकेट है, तो कोई ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, और ये किसी भी रूट से जा सकते हैं। मान लो पहला पैकेट यहाँ से चला गया, जो दूसरा पैकेट को जरूरी नहीं है कि इसी पाथ से जाएगा, वो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है। मतलब उन एक दूसरे का उनको पता नहीं है कि उनकी उन्होंने कोई फॉलो नहीं करना किसी दूसरे को, वो इंडिपेंडेंटली पहला मान लो इस रास्ते से चला गया, दूसरा यहाँ से चला गया, या तीसरा यहाँ से चला गया, जहाँ से भी वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो डाटाग्राम सर्विस में जो हमारे पैकेट्स हैं, जो हमारे पैकेट लॉस भी हो सकते और रीअरेंज करने पड़ते हैं, हमें इनको रीअरेंज करना पड़ता है रिसीवर एंड पे। मान लो ये पहला पैकेट हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, पहला पहुँच गया यहाँ पे, और जो दूसरा पैकेट है वो यहाँ से, अभी एल्गोरिथम्स, ये डिपेंड करता है टोटली राउटिंग एल्गोरिथम्स पे। हर एक राउटर की एक राउटिंग टेबल होती है, हर एक राउटर की राउटिंग टेबल होती है, उसके ऊपर कुछ वो एल्गोरिथम लगा के पैकेट को स्टोर करते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे कि उसको कहाँ भेजें। अब देखो, जैसे मान लो एक पैकेट यहाँ से गया, फिर इसने क्या किया, इसको इधर फॉरवर्ड कर दिया, रिसीवर की साइड नहीं किया और इधर फॉरवर्ड कर दिया, फिर इसने इसको इधर फॉरवर्ड कर दिया, फिर इसने इसको इधर भेजा। मतलब ये लॉन्ग रूट भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द राउटिंग एल्गोरिथम्स। तो जो दूसरा पैकेट है वो घूम रहा है इधर, इतने में तीसरा पैकेट पहुंच गया। मतलब कि ये सीक्वेंस में पहुंचेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और हमें रिसीवर पे इनको रीअरेंज करना पड़ता है। और ये पैकेट इसमें लॉस भी हो सकते हैं डाटाग्राम सर्विस में। और इंटरनेट में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो सारा इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं, वो सारा डाटाग्राम सर्विस को फॉलो करता है। कोई वर्चुअल सर्किट जो है वो पॉसिबल नहीं है इंटरनेट पे। अब दूसरी हम बात करेंगे वर्चुअल सर्किट क्या होता है। वर्चुअल सर्किट में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब कोई डेडिकेटेड पाथ तो है नहीं, डेडिकेटेड लाइन, कोई लीज्ड लाइन नहीं है कि हर एक सेंडर और हर एक रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड लाइन है जिससे वो डाटा पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इंटरमीडिएट नोड्स बीच में आती ही आती हैं, और इंटरमीडिएट नोड्स क्या करती हैं, उस डाटा को प्रोसेस करती हैं, उसको स्टोर करेंगी, प्रोसेस करेंगी और फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगी अकॉर्डिंग टू देयर राउटिंग एल्गोरिथम्स। तो जो डेडिकेटेड पाथ पॉसिबल नहीं है, तो इंटरमीडिएट नोड्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। तो वर्चुअल सर्किट क्या करता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है इसमें। सबसे पहले कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश होता है, जो कि लॉजिकल है, और फिर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं और फिर हम रिलीज कर देते हैं कनेक्शन को। डाटा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे, और हम फिर कनेक्शन को रिलीज कर देते हैं। जैसे कि हम टेलीफोन पे बात करते हैं कि पहले हमने डायल टोन बजाई और फिर कनेक्शन उसने रिसीवर ने उठा लिया, और फिर आप कितने भी बात कर सकते हो वहाँ पे, और फिर आपने फ़ोन कट कर दिया। वैसे ही है ये वर्चुअल सर्किट भी। इसमें जैसे इसने पहला डाटा भेजा, पहले क्या होगा, ग्लोबल पैकेट भेजा जाएगा। ग्लोबल पैकेट जाएगा कहाँ से, सेंडर एक रिसीवर को एक ग्लोबल पैकेट भेजेगा, और जो वो ग्लोबल पैकेट जो भी रूट चूज करेगा, फिर वहां से एक तरह से ये कॉल रिक्वेस्ट पैकेट होता है। जैसे ये जो कॉल रिक्वेस्ट पैकेट इस रास्ते से गया यहाँ से, और फिर यहाँ से रिसीवर को पहुंचा,
फिर उसने इसकी कॉल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडी है कनेक्शन बनाने के लिए, और जितनी भी इंटरमीडिएट नोड उसके बीच में आई उन सब की जो सीपीयू है, उसका बैंडविड्थ है, और इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, बफर्स हैं, मेमोरी है, उन सब को ये रिजर्व करता आता है ग्लोबल पैकेट। और फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा इसकी रिक्वेस्ट, और फिर वो ग्लोबल पैकेट वापस चला जाएगा और फिर वो भेजना शुरू कर देगा। इसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी कि वो कनेक्शन मतलब बनाना चाहता है, और डाटा उसको हम भेज सकते हैं। अब वो जितना भी डाटा जाएगा वो सारा सीक्वेंस में जाएगा, पहले पहला पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और यहाँ पे जो रिसीव होंगे रिसीवर एंड पे, वो भी सीक्वेंस में ही रिसीव होते हैं, सीक्वेंस में ही रिसीव होंगे, और वो उसी पाथ से ही, एक ही पाथ से जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो पैकेट्स हैं वो लॉस नहीं होते, और ये रिलायबिलिटी हमारे को शो कराता है, कोई भी पैकेट इसमें लॉस नहीं होता। फिर आगे हमारा कोजेज ऑफ कंजेशन, किन किन कारणों से कंजेशन नेटवर्क पे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इनसफिशिएंट बफर स्पेस। जो हमारे राउटर होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट नोड्स, जो कि हमारे पैकेट को स्टोर करके आगे प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो जो राउटर का जो बफर का साइज है, मान लो अगर वो 50 MBPS है, मतलब जो अगर तो 3 या मोर देन लिंक्स से एक ही आउटपुट लिंक की तरफ डाटा को भेजना है अगर, और बफर का साइज हमारा 50 MBPS है, और हमारे पास एक लिंक से कोई सेंडर यहाँ से 50 MBPS का डाटा भेज रहा है, वो ये भी भेज रहा है, वो ये भी भेज रहा है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो बफर का साइज है वो 50 MBPS वो स्टोर कर सकता है। तो बाकी का पैकेट्स का क्या होगा, बाकी के पैकेट लॉस हो जाएंगे, और लॉस हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे ये कंजेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। पैकेट लॉस होने का मतलब वो रीट्रांसमिट करेंगे पैकेट्स को, और जिससे कि और ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाती है। दूसरा है हमारे पास स्लो प्रोसेसर स्पीड, मतलब ये जो हमारा राउटर है ये क्यूइंग में और क्या कहते हैं, और उसको प्रोसेस करने में, प्रॉपर जो आपके राउटर की टेबल को अपडेट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। राउटर्स हमारे टू स्लो अगर होते हैं तो फिर भी कंजेशन की प्रॉब्लम आती है। लो बैंडविड्थ का मतलब ये है कि जितनी बैंडविड्थ एक्चुअली क्या होता है कि जो अमाउंट वॉल्यूम है, ये मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में इंटरनेट का कनेक्शन की जो स्पीड होती है, ये जैसे मान लो ये 100 MBPS है, मान लो आपके घर में एक कनेक्शन है इंटरनेट का, और आप भी, आपकी मदर, आपके फादर, आपके दादाजी भी, वो सारे इंटरनेट से डाउनलोडिंग कर रहे हैं सेम कनेक्शन से, तो वहाँ पे जो है ना स्पीड कम हो जाती है। तो अगर तो एक ज़्यादा बर्स्टी डाटा अगर आता है इस तरह से, जो बैंडविड्थ है अगर लो है, अगर तो 100 MBPS का है, तो फिर भी हमारी कंजेशन की प्रॉब्लम अकर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बर्स्टी डाटा का मतलब होता है कि एकदम से तो बहुत ज़्यादा डाटा आ रहा है। देखो, जैसे एकदम से तो हमने ज़्यादा डाटा भेज दिया, और एकदम से हम कोई डाटा नहीं भेज रहा होस्ट, और फिर थोड़ा डाटा भेज रहा है, तो इस तरह से कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही है यहाँ पे। ये बर्स्टी एकदम से ऑल ऑफ ए सडन अगर तो ज़्यादा डाटा भेजा जाता है तो फिर वो कंजेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करता है। अगर ये यूनिफॉर्म कर दिया जाए, मतलब इस तरह से अगर ये इस वाले लेवल तक रहे, तो फिर ये आसानी से जो है जितनी भी रिसोर्सेज हैं राउटर्स के, उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, और एकदम से ज़्यादा डाटा भी आ सकता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट है इसका रीज़न है कंजेशन का मिसमैच बिटवीन पार्ट्स ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो मान लो हमने प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा दी, हमने राउटर की यहाँ पे जो है ना प्रोसेसर, इसकी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जो बफर का साइज है वो नहीं बढ़ाया, 50 MBPS का ही रह गया, वो तो बफर में और आते जा रहे हैं, तो वो तो हमारा स्पेस तो उतना ही रहा। मतलब हमने जो ओवरऑल चीज़ों को, मेमोरी को भी, बैंडविड्थ को भी, और हमारे CPU की स्पीड को, सबको बढ़ाना पड़ेगा,
तब हम जाके कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अकेला जो है, आपने सीपीयू की स्पीड को बढ़ा दी, आपने मतलब बफर को मतलब मेमोरी के साइज को नहीं बढ़ाया, या आपने मेमोरी का साइज बढ़ा दिया और जो हमारा प्रोसेसर है वो स्लो है, मतलब हमारे लिंक्स जो है, आउटपुट लिंक, इनपुट लिंक, उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कंजेशन का। अब हमारे पास आया है कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। कंजेशन कंट्रोल, द मेन फोकस ऑफ द कंजेशन कंट्रोल इज द डाटा ट्रैफिक। डाटा ट्रैफिक जो है इसका मेन फोकस है। जो कंजेशन कंट्रोल है OSI मॉडल की 3 लेयर्स से रिलेट करता है। मतलब हम इन तीनों लेयर्स में क्या करते हैं, कंजेशन को रिमूव करने की और कंजेशन को होने से बचा सकते हैं। तो जो हमारी कंजेशन कंट्रोल है वो OSI मॉडल की जो 3 लेयर हैं, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इनसे रिलेट करता है। हमें पता ही है OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं और हर एक लेयर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और इसका मेन काम होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका मेन काम है कि सेंडर से रिसीवर तक हमारा डाटा कम से कम टाइम में, हमारे पैकेट्स कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में रिलायबल तरीके से पहुंचे। और इन तीनों लेयर्स पे कंजेशन कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारे पास कंजेशन कंट्रोल 2 तरह की होती है, एक तो होती है ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल और एक होती है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में हम कंजेशन को रोकते हैं उसके होने से पहले, बिफोर इट हैपेंस। बिफोर इट हैपेंस मतलब ये क्या करती है, प्रिवेंशन पे, कि हम कंजेशन नहीं होने देना चाहते और अवॉइड करते हैं इसको। और दूसरा है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। जब कंजेशन हो जाए तो हम उसको जब कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स लगाते हैं, तो आफ्टर इट हैपेंस, इसमें आ जाएगा आफ्टर इट हैपेंस। इसका मतलब हम रिमूवल करते हैं इसकी, मतलब जब कंजेशन हो जाती है तो जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो वो जो जितनी भी एल्गोरिथम्स आती हैं वो क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में आती हैं। और जो ये जितनी भी मैकेनिज्म्स हम अपनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। जो तरीके हम जो टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स लगाते हैं हम कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। और 2 हमारी ये एल्गोरिथम्स हैं। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में सबसे पहले हमारे पास आता है रीट्रांसमिशन पॉलिसी। रीट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब सेंडर को लगता है, सेंडर फील करे कि उसका जो पैकेट है वो लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तो वो उसको क्या करेगा, रीट्रांसमिट कर देगा। अब रीट्रांसमिट करने से क्या होता है, कंजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। देखो जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स पे यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू डाटा हमारा रिसीवर तक पहुंचता है, और हो सकता है वो पहुंचने वाला हो, उससे पहले ही क्या करे, सेंडर दोबारा से रीट्रांसमिट कर दे डाटा को। तो हमारे पास कुछ इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए रीट्रांसमिशन की, कि कब वो रीट्रांसमिट होगा और कब नहीं होगा। उसके अकॉर्डिंग एक टाइम सेट होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम, जिससे वो हम उसको भेजेंगे दोबारा से। और जो टीसीपी में जो रीट्रांसमिशन पॉलिसी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें भी मतलब इस तरह की पॉलिसी लगाकर हम इस तरह की रीट्रांसमिशन की पॉलिसी बनाएं जिससे कंजेशन कम से कम हो। ये मतलब है रीट्रांसमिशन पॉलिसी। सेकंड पॉइंट है हमारा विंडो पॉलिसी।
एक तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है स्टॉप एंड वेट। इसका मतलब है सेंडर ने एक पैकेट भेजा, रिसीवर ने उसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, फिर सेंडर ने, फिर वो वेट करता है, वहां पे स्टॉप कर लेता है और वेट करता है किसका, एक्नॉलेजमेंट का। फिर वो दूसरा पैकेट भेजता है, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, और मान लो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो उसको रीट्रांसमिट करता है और तब तक वेट करता रहता है। तो इसको तो हम स्टॉप एंड वेट जो होती है, स्टॉप एंड वेट, इसकी तो पुअर एफिशिएंसी है। और हम एक दूसरा है हमारे पास स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसके अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं। एक तो है गो बैक एन, गो बैक एन, और दूसरा है सेलेक्टिव रिपीट। सेलेक्टिव रिपीट, गो बैक एन की एफिशिएंसी पुअर है इसमें भी, और सेलेक्टिव रिपीट ज्यादा बेटर है गो बैक एन से। अब हम पता करते हैं गो बैक एन क्या होता है। जैसे सेंडर, ये सेंडर की विंडो है और ये रिसीवर की विंडो है। स्टॉप एंड वेट में तो क्या होता है, इसके पास एक ही विंडो है, इसके पास भी एक ही विंडो है। लेकिन इसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मल्टीपल विंडोज हैं, सेंडर के पास भी और रिसीवर के पास भी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0 से लेकर 6, यानी कि 7 है इसकी विंडो का साइज, और इसकी भी विंडो का साइज मान लो 7 है। तो ये जो पहला पैकेट है 0 यहाँ पे रिसीवर को मिल गया। अब 1 वाला है, 1 भी इसको मिल गया, और इसने क्या किया, अपने 0 से लेके 6 तक के सारे पैकेट्स भेज दिए। अब जब यहाँ पे 2 नहीं पहुंचा, मतलब रिसीवर क्या है, उसको सीक्वेंस में रिसीव करता है, और रिसीवर के पास दूसरे वाला पैकेट नहीं पहुंचा, लेकिन ये सारे के सारे पैकेट भेज चुका है। सेंडर ने 0 से लेके 6 तक के सारे पैकेट भेज दिए, लेकिन रिसीवर को दूसरे वाला पैकेट नहीं मिला, और तीसरा, चौथा, पांचवें, छठे को वो रिसीव ही नहीं करता। और वो उसको क्या भेजेगा, सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि मुझे जो सेकंड वाला जो पैकेट है वो रीट्रांसमिट करो। अब वो सेकंड वाला भी रीट्रांसमिट करेगा, और उसके जितने भी बाकी हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो सारे के सारे दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। और ये जितने भी पहुंच गए थे, मतलब ये तो एफिशिएंटली अपनी जगह पे पहुंच गए थे, लेकिन ये इसको, जो रिसीवर है, इनको प्रॉपर प्लेस नहीं देगा, उनको डिस्कार्ड कर देता है। क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा आए हुए पैकेट्स को, और ये फिर से दूसरे के बाद से शुरू हो जाएगा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे पैकेट्स दोबारा यहाँ पे भेजे जाएंगे, यानी कि दूसरा, तीसरा फिर पहुंचेगा, फिर चौथा पहुंचेगा, फिर पांचवा पहुंचेगा, और फिर छठा पहुंचेगा। और ये जो पैकेट इतना सारा जो था वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। ये गो बैक एन में होता है। और सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, यही केस मैं बता देती हूँ कि अगर तो सेकंड वाला यहाँ पे पैकेट नहीं पहुंचा और तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा पहुंच जाते हैं, तो वो उनको ये रिसीव कर लेता है, और जो डैमेज्ड पैकेट है सिर्फ वही रीट्रांसमिट होता है। इस केस में सारे पैकेट रीट्रांसमिट नहीं किए जाते, जो कि कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरह से, जो कि करप्टेड डाटा, ओनली करप्टेड पैकेट को दोबारा से भेज के। तो हम ये इसमें हम कहेंगे जो सेलेक्टिव रिपीट है वो ज़्यादा बेटर है। विंडो पॉलिसी हमारी इस तरह से होनी चाहिए जो कि कंजेशन को कंट्रोल कर सकती है प्रॉपर तरीके से। थर्ड है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी का मतलब है, देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी, स्टॉप एंड वेट में सेंडर ने रिसीवर को पैकेट भेजा, रिसीवर ने उसका क्या भेजा, एक्नॉलेजमेंट, फिर सेंडर ने रिसीवर को एक पैकेट भेजा, फिर वो उसको क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो हर एक पैकेट के साथ एक्नॉलेजमेंट नहीं होनी चाहिए, या तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्नॉलेजमेंट हो कि इतने टाइम इंटरवल के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा, इसका मतलब स्मूथली चल रहा है, रिसीवर को जो मिल रहा है, पैकेट्स मिल रहे हैं सेंडर के, और या फिर एन पैकेट्स के बाद इकट्ठा उन सारे पैकेट्स का जो कि हम टीसीपी में यूज करते हैं, एन पैकेट्स का इकट्ठा जो है एक्नॉलेजमेंट मिले, तो इससे भी हम कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कम एक्नॉलेज, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट खुद ही पैकेट है, तो अगर वो जितने ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट होंगे, हर एक पैकेट के साथ अगर एक्नॉलेजमेंट होगा तो कंजेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा डिस्कार्डिंग पॉलिसी।
डिस्कार्डिंग पॉलिसी में राउटर जो है वो ये डिसाइड कर सकता है जो लेस सेंसिटिव डाटा है, लेस सेंसिटिव जो डाटा है उसको वो डिस्कार्ड कर सकता है, और लेकिन उससे क्वालिटी, डाटा की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कुछ पैकेट्स है जो राउटर्स डिस्कार्ड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग एक ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल की एल्गोरिथम है या टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ये ट्रैफिक को इस तरह से एडजस्ट करता है जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बन जाती है। यूनिफॉर्मिटी, जो बर्स्टी डाटा है, देखो जैसे हमारा डाटा है, जैसे ये है, कभी तो ज़्यादा डाटा आ रहा है, कभी कोई डाटा आ नहीं रहा, कभी कम डाटा आ रहा है, कभी एकदम से हाई हो रहा है, मतलब कभी बर्स्टी हो जाता है और कभी बिल्कुल लो हो जाता है। तो हम ये क्या करता है, एक ट्रैफिक को इस तरह से शेप देता है कि हमारा जो यूनिफॉर्मिटी की फीचर उसको मिल जाए और हम जो अनरेगुलेटेड डाटा को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी दो टेक्निक है, पहली है लीकी बकेट और दूसरी है टोकन बकेट। तो लीकी बकेट में क्या है, मान लो ये एक टैप है, टैप में पानी चल रहा है, यहाँ पे ये बकेट है, जैसे ये पानी है और इसके नीचे एक होल है और होल में से एक फिक्स्ड रेट में जो है डाटा बाहर जाता है, आउटपुट लिंक है ये, और ये हमारा इसके अंदर यहाँ से इनपुट लिंक बना हुआ है। ये हो गया आपका इनपुट लिंक, और यहाँ से जो है एक फिक्स्ड रेट में जो ये एक यूनिफॉर्मिटी मतलब की तरह जो डाटा इस जो वाटर है इसमें से निकलता रहता है। तो जब ये बाल्टी भर जाएगी तो मतलब जो इनपुट लिंक से जितना भी पैकेट्स आते जा रहे हैं वो इस बकेट में जाते जा रहे हैं। ये क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। यहाँ पे जो इनपुट लिंक है, यहाँ पे आउटपुट लिंक है, बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है, एक तरह से एक बफर स्पेस है। तो जैसे इसमें यहाँ पे अगर ये भर जाता है तो फिर ये पानी को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा और पैकेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब मान लो ये खाली हो जाए, ये इसके अंदर सारा जो है और पैकेट आई नहीं और जो भी इसके अंदर पैकेट्स थे वो सारे एक एक करके रेगुलेटेड तरीके से हमने उसको आउटपुट लिंक की तरफ भेज दिया, तो फिर ये क्या, यहाँ पे इसकी ये एक डिसएडवांटेज है कि ये जो सेंडर की या जो होस्ट है उसके आइडल टाइम को ये कंसिडर नहीं करता है। अगर मान लो ये खाली हो जाती है बाल्टी, जो ये बकेट है, तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो यही इसकी डिसएडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि जो बर्स्ट डाटा को मान लो एकदम से ज़्यादा पानी आ जाए तब भी ये जो फ्लो है उतना ही रहेगा, और अगर ये खाली हो जाए तो ये बंद हो जाएगा। तो जो आइडल टाइम है यूज़र के, उसको ये कंसिडर नहीं करता है। और उसको कंसिडर कौन करेगा, उसको करेगा जो सेकंड वाला पॉइंट है हमारा टोकन बकेट के अंदर। हम ये पढ़ेंगे कि सेकंड है हमारा टोकन बकेट। इसमें क्या होता है कि एक टोकन जनरेटर होता है। टोकन जनरेटर टोकन जनरेट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। वो इसमें कितना भी है आपके डाटा है या नहीं है, ये टोकन जनरेट करता रहेगा। मतलब ये यहाँ पे ये बर्स्टी डाटा को हैंडल कर सकता है। कैसे करेगा, जैसे मान लो कि ये इसका साइज जो है बकेट का वो 200 आपके क्या है टोकन है। अगर तो 200 टोकन से ज़्यादा इसके अंदर और आते हैं पैकेट्स, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 टोकन्स की है, और 200 से ज़्यादा अगर जनरेट करता है टोकन तो ये डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे टोकन्स। अब अगर तो ये 3 सेकेंड पर सेकेंड ये 3 टोकन जनरेट करता है, और जो आपका होस्ट है वो अगर 30 सेकेंड्स के लिए 30 सेकेंड या 20 सेकेंड्स के लिए वो आइडल हो जाता है, तो इतने में ये टोकन जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे कितने टोकन जनरेट हो जाएंगे, 60 टोकन जनरेट हो जाएंगे। और फिर अब यूज़र अगर 60 पैकेट्स को एक साथ भेजना चाहता है तो ये क्या करेगा, 60 टोकन्स जनरेट कर देगा, और वो जो डाटा है इसमें
यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे उस तरह की नहीं है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट होगा। यहाँ पे वो बर्स्ट डाटा को भी अलाउ करता है। 60 जो पैकेट्स हैं, मतलब हर एक पैकेट के लिए एक टोकन हो गया। तो जो 60 पैकेट्स हैं उनको हम एक साथ यहाँ से डिलीवर कर सकते हैं ये टोकन बकेट में। फिर हमारे पास आता है क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल। क्लोज्ड लूप में क्या है, जब आपकी कंजेशन हो चुकी है, किसी राउटर पे, किसी नोड पे कंजेशन हो चुकी है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, प्रिवेंशन नहीं है, ये रिमूवल है। हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर टेक्निक आती है चोक पैकेट। चोक पैकेट में क्या होता है कि एक चोक पैकेट एक स्पेशल पैकेट होता है, जो सेंडर को जो डाटा का फ्लो है कम करने के लिए एक मैसेज भेजता है, एक रिक्वेस्ट है कि उसके सेंडर को कि वो डाटा को स्लो डाउन करें। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ए आपका सेंडर है, यहाँ पे ये एक्चुअली फीडबैक पे काम करता है, फीडबैक लूप है ये। ए एक सेंडर है, यहाँ से जो यहाँ तक जो ट्रैफिक है, मान लो वो हैवी फ्लो है, डाटा जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, हैवी फ्लो। यहाँ से यहाँ तक भी हैवी फ्लो है, यहाँ से यहाँ भी हैवी फ्लो है। यहाँ पे हो जाए बहुत ज़्यादा कंजेशन, यानी ये रिसीवर नहीं है हमारा, ये कंजेशन हो गई, पैकेट्स आगे जा ही नहीं पा रहे। कंजेशन तो ऐसी स्टेट होते हैं जिसमें कोई पैकेट्स डिलीवर ही नहीं हो पाते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाते, और जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। तो हैवी फ्लो है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये क्या करता है, जब जो मॉनिटर करता रहता है, मतलब हर एक जो राउटर है वो अपने रिसोर्सिस को मॉनिटर करता रहता है और उसकी यूटिलाइजेशन को टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। तो अगर तो किसी नोड की, उसकी स्पीड की, उसके बफर्स की, उसके जो यूटिलाइजेशन है वो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाती है, मतलब लो होती जाती है उसकी यूटिलाइजेशन, तो फिर वो एक चोक पैकेट जनरेट करता है। चोक पैकेट जनरेट यहाँ पे हो जाएगा डी पे, क्योंकि डी पे कंजेशन हो रखी है। तो डी से जो चोक पैकेट है वो किस तरफ जाएगा, उससे पिछली नोड पे आएगा। ये जो चोक पैकेट वाली टेक्निक है, ये वर्चुअल सर्किट में भी आप लगा सकते हो और इसको डाटाग्राम सर्विस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसने एक चोक पैकेट जनरेट किया, यहाँ पे आ गया चोक, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, मतलब पीछे आता जाएगा और सोर्स तक पहुंचेगा, इधर आएगा और फिर आपका चोक पैकेट यहाँ आ गया। अब सेंडर को ये पता चल गया कि वहां पे कंजेशन हो गई है, तो ये अब क्या करेगा, सेंडर जितना भी डाटा भेज रहा था, मान लो कि वो 100 MBPS का डाटा भेज रहा था, 100 बाइट्स का डाटा भेज रहा था, तो वो उसको कर देगा आधा, 50 बाइट का डाटा, उस मतलब उसको जितनी डाटा रेट उसकी पहले थी उसको वो हाफ कर देगा और रिड्यूस कर देगा अपने ट्रैफिक को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, इस वाली प्लेस पे हो जाएगा ट्रैफिक रिड्यूस। लेकिन जब यहाँ रिड्यूस होता है तो यहाँ पे तो हैवी फ्लो ही चल रहा है, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपका इधर से इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे रिड्यूस हो गया, अब यहाँ पे रिड्यूस होगा, और थर्ड स्टेप में यहाँ पे रिड्यूस होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो जो चोक पैकेट को इतना सेंडर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिले प्रॉब्लम, इसके साथ मेन प्रॉब्लम है डिले की, कि जहाँ से चोक पैकेट जनरेट होगा यहाँ पे पहले ही इतनी कंजेशन हो रखी है, पैकेट्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो चोक पैकेट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसका भी कुछ पता नहीं, और चोक पहुंचा भी तो फिर वो डिले से पहुंचेगा सेंडर तक, और तब तक हम और कोई स्टेप ले सकते थे बीच में, तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चोक पैकेट। ये बेसिक चोक पैकेट वाली टेक्निक है। तो और फिर ये यहाँ से चोक यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर वो इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ से फिर रिड्यूस होगा, फिर यहाँ से रिड्यूस होगा, और तब जाके जो है जो हमारे हम कंट्रोल कर पाएंगे कंजेशन को। तो ये एक चोक पैकेट के अकॉर्डिंग इसको पता चल गया कि ये चोक पैकेट आया है, तो आपने
डाटा रेट को कम करेगा, 50 बाइट्स में इसने हाफ कर दिया। फिर वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए वेट करता है, फिक्स्ड टाइम के लिए वेट करता है। सेम डेस्टिनेशन पे अगर कोई और चोक पैकेट आता है तो उसको इग्नोर कर देता है, और फिर जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो खत्म होता है तो वो फिर से लिसन करता है कि कोई चोक पैकेट आया है, और तो अगर तो कोई उसको दोबारा से चोक पैकेट मिलता है तो फिर वो जितना रेट अब भेज रहा था 50 बाइट का उसको भी हाफ कर देता है, यानी कि वो अब 20 बाइट भेजेगा। और फिर अगर बाद में उसको कोई चोक पैकेट नहीं मिलता है तो फिर वो इंक्रीज कर सकता है डाटा रेट को। तो इस तरीके से जो फ्लो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं चोक पैकेट में। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं होप बाय होप चोक पैकेट टेक्निक से। होप बाय होप चोक पैकेट टेक्निक क्या करती है कि जब चोक पैकेट जनरेट किया इसने, यहाँ पे कंजेशन हुई, तो जैसे ही चोक पैकेट यहाँ से यहाँ पर पहुंचा तो ये क्या करेगी, ये वाली नोड क्या करेगी, ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगी। यहाँ पे ये जो है वो कम डाटा भेजेगी, ये हाफ कर देगी डाटा रेट को। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट नोड्स जितनी भी है इन सबको अपने एक अलग से एक्स्ट्रा बफर्स स्पेस रखना पड़ेगा और एक टेक्निक्स लगानी पड़ेगी, और चोक पैकेट्स को देखते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई चोक पैकेट तो नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो डाटा भेज रही है वहीं सही। और फिर ये जो चोक पैकेट है फिर यहाँ पहुंचेगा तो ये भी क्या करेगी, डाटा रेट को हाफ कर देगी, तो यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएगा आपका ट्रैफिक। और फिर लास्ट में मान लो सेंडर के पास पहुंचा तो वो यहाँ से यहाँ तक ये भी रिड्यूस कर देगा। फिर मतलब जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं इसके अंदर वो हर एक स्टेप पे रिड्यूस होता जाता है, और यहाँ पे एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है, और कंजेशन की प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं होप बाय होप चोक पैकेट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लोड शेडिंग। लोड शेडिंग भी एक क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल की टेक्निक है, और जब कोई भी किसी भी मेथड से कंजेशन हमारी रिमूव नहीं हो रही है तो हम लोड शेडिंग यूज करते हैं। इसके अंदर ये 4 टेक्निक है। इसमें पहली है रैंडम पॉलिसी। रैंडम पॉलिसी का मतलब है कि पैकेट को बीच में से कहीं से भी रैंडमली कोई भी उठा के हम ड्रॉप कर देते हैं कंजेशन को रिमूव करने के लिए। पैकेट्स को हटा देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम पैकेट्स हो जाएंगे, और वो इजीली फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दूसरी हमारे पास है वाइन पॉलिसी। वाइन पॉलिसी में ये ओल्ड वाले, जैसे ये डिपेंड करता है कि हम कौन से पैकेट हटाएं, ये डिपेंड करता है उस एप्लीकेशन पे। तो इसमें ओल्ड पैकेट्स को हम प्रायोरिटी देते हैं और नए वाले को हटा देते हैं, जैसे कि FTP में यूज करते हैं। तीसरा है मिल्की पॉलिसी। मिल्की पॉलिसी में जैसे मल्टीमीडिया के पैकेट्स होते हैं आपके, तो जो न्यू और फ्रेशर पैकेट्स हैं उनको तो हम प्रायोरिटी देते हैं, और पुराने वाले पैकेट्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और फोर्थ है हमारे पास प्रायोरिटी पॉलिसी, और इसमें सेंडर क्या करता है, हर एक पैकेट के साथ उसकी प्रायोरिटी भेजता है। प्रायोरिटी भी उसके साथ होती है, जिसके अकॉर्डिंग जिसकी कम प्रायोरिटी होती है उसको जो है राउटर हटा देता है, उन पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, और जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको आगे सेंड कर देता है। तो इस तरह से जो है इतनी टेक्निक्स लगा के हम कंजेशन को रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा क्लोज लूप भी और ओपन लूप भी। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल क्या करती है, हम ऐसी टेक्निक्स लगाते हैं उसके अंदर जिससे कि कंजेशन हो ही ना, और दूसरे क्लोज लूप में जब कंजेशन हो जाती है तो उसको अलग अलग तरीकों से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। जो कंजेशन है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क में, जिससे क्या होता है हमारे जो पैकेट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं रास्ते में। जैसे यहाँ पे इसके जो हमारे रिसोर्सेज हैं, किसी भी हर एक जो राउटर है वो अपने राउटिंग टेबल्स के अकॉर्डिंग अपडेट करता है और फिर पैकेट्स को स्टोर करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो जो ये फॉरवर्डिंग की जो टेक्निक है इसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन पर हम कम से कम टाइम में हमारे पैकेट्स पहुंचे
और जो हमारे पैकेट्स रास्ते में लॉस नहीं हो सकते। तो ये तो था आपके कंजेशन कंट्रोल के बारे में। थैंक यू।